बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानी। इस मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत पीक पर पहुँच चुका है। जी हाँ, उसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये उस वक्त शुरू हुआ जब अब से कुछ अरसा पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूवमेंट शुरू की गई, जो साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये सियासी दर्जा हरारत में तेज़ी आना उस वक्त से शुरू हुई और नतीजा ये हुआ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव होने के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, नई हुकूमत आ गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इमरान खान साहब पे मुख्तलिफ केसेस होते रहे। रिसेंटली जो उनके ऊपर एक केस था, तोशा खाना का केस, इलेक्शन कमीशनर ने उनको नाअहल करार दे दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया। क्यों करा, किस वजह से करा, ये एक बड़ी डिटेल में बात होगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके आने वाले सियासी हालात में इसको किस तनाजुर में देखा जाएगा, आने वाले हालात और वाक़यात किस तरफ जाएंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है, पॉलिटिकल वर्कर क्या सोच रहे हैं कि उनको इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को नाअहल किया गया, क्यों किया गया, किस बात पे किया गया, इसके ऊपर हम बहस करेंगे। इसी वजह से इस वक्त सियासी दर्जारत पीक पर है और तमाम जमातें, तमाम पार्टी के लोग अपना अपना डिफेंस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ सही हुआ। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी लेंगे, अपने लीगल एक्सपर्ट से ही पूछेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कराची की सियासत की। जो हालिया दोनों में इलेक्शन हुए, हालिया दोनों में हमने देखा, जो हम कराची की सियासत की बात करते थे, एमक्यूएम का नाम आता है। एमक्यूएम का एक दौर में कराची में मैंने बड़ी तादाद में होते थे, 30, 35, 40 सीटें होती थी, एमपी की सीट्स होती थी। लेकिन अभी हमने देखा जो इलेक्शंस हुए थे लास्ट 2-3 साल पहले, 2018 में एमक्यूएम के पास एमएनए की तकरीबन 6 सीटें थीं। अभी जो ज़मनी इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए लास्ट वीक में, 2 इलेक्शंस में एमक्यूएम को लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया। उसकी क्या वजह है? एमक्यूएम के अख्तलाफात हैं, एमक्यूएम डिलीवर नहीं कर सकी, लीडरशिप का फुकदान है, क्या वजह है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लस सबसे अहम बात जो मैं आपको, पूरी कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ, FATF की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में FATF में कामयाबी हासिल करी और FATF की जो ग्रे लिस्ट थी 2018 के बाद, जून 2018 के बाद उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में कर दिया था और हमारा दुश्मन इंडिया भरपूर कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और तरह तरह से उसके ऊपर जो है वो सेंक्शन लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की दुआएं और मेहनत रंग लाई और इसमें भी हमारी फ़ौज ने बड़ा काम किया। हमारी फ़ौज में, हमारे GHQ में एक खुसूसी सेल कायम हुआ एक जनरल साहब की निगरानी में और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके वर्क प्लान बनाया और बड़ी मेहनत की। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़े कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बड़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। उनकी हमने तमाम शराइत पूरी की और पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से निकल आया। यह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, एहसान है पूरी कौम को। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फ़ौज को और जो जनरल साहब थे उनकी टीम को, मैं अपनी तरफ से पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान MQM के नौजवान रहनुमा मौजूद हैं। ताहा अहमद, आप मेंबर हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के MQM पाकिस्तान के। हम उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ताहा भाई, आपको वेलकम कहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि MQM ने इस दफ़ा बाई इलेक्शन में 2 सीटें थीं, उससे पहले 2018 में 6 MNA की सीटें आई, बाकी सीटें लूज़ की। इस दफ़ा 2 सीटें भी चली गई। सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले ज़माने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2018 के इलेक्शन का आपने जिक्र किया, तो हम सबके सामने है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, वो इलेक्शन कैसे हुआ था और सीटें किस तरह से जो थी PTI ने ली थी या PTI को वो सीटें दी गई थी, ये सब हमने देखा। और जो लोग MP MNA बने थे उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो MP MNA बन गए हैं। उसके बाद जो PTI की परफॉर्मेंस रही कराची में, वो भी तमाम लोगों के सामने है। कराची के किसी मसले को हल करना तो दूर की बात, किसी मसले पे आवाज़ तक नहीं उठाई। कराची शहर में कोई मसाइल हुए, उस पर एक बयान तक नहीं आया। कराची के किसी मसले को हल करने की उनकी नीयत ही नहीं थी। कराची वाले पाकिस्तान को चलाते हैं, कराची वाले पाकिस्तान को कराची हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी है। 97% रेवेन्यू सिंध को देता है और 67% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है। कराची वाले बहुत समझदार लोग हैं। कराची वालों के सामने PTI का असल चेहरा सामने आ गया है और आप देखेंगे कि आने वाले इंतखाबात में, आने वाले जो इंतखाबात होंगे उसमें ये चीज़ आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि कराची वाले PTI को बुरी तरह से रिजेक्ट करेंगे और ये जो मुसल्लत किया हुआ मैंडेट है, इसको कराची वाले किसी हाल कबूल नहीं करेंगे। सर, ये तो बातें आपकी मैंने मान ली, लेकिन जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो MQM मुख्तलिफ बहुत सारी, M4 MQM, 3 MQM बनी हुई, MQM पाकिस्तान, MQM
पीएसपी बनी हुई है, एमक्यू की बनी हुई है, क्या ये भी वजह हो सकती है सर इसकी? देखें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा कि एमक्यूएम एक ही है और एमक्यूएम एक सेपरेट एंटिटी है। जो एमक्यूएम शुरू से चली आ रही है, ये एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान है। बाकी लोगों ने अपनी अपनी पार्टीज पॉलिटिकल बनाई हुई हैं। पीएसपी एक सेपरेट एंटिटी है, हकीकी एक सेपरेट एंटिटी है, और इसके अलावा एमक्यूएम में कोई डिवीजन नहीं है। एमक्यूएम अपनी जगह यूनाइटेड है, अपनी जगह मजबूत है, अपने लोगों में मौजूद है, सुबह शाम अपने लोगों के साथ इंगेज है और अपने लोगों की खिदमत का, मसाइल का और नाराजगियों, अपने लोगों की खिदमत कर रही है, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है और उनकी जो नाराजगियां हैं थोड़ी बहुत हमसे, उनको भी दूर करने की कोशिश कर रही लेकिन है। आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी कुछ इख्तलाफाती खबरें सुनने में आ रही थी, जिसकी वजह से शायद ये हुआ कि बाई इलेक्शन में नहीं, देखिए, बहुत मैं बुरी शिकस्त इसकी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मैं उनकी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, राब्ता कमेटी का रुकन हूँ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की जितनी भी खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद हैं। जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसमें हर फैसले में सब का इत्तफाक हो, इख्तलाफ हो, ये हो सकता है। जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जब कोई फैसला पार्टी ले लेती है तो हर आदमी उस फैसले के साथ खड़ा होता है और पार्टी पॉलिसी को, पार्टी लाइन को टो करता है। तो कोई इख्तलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान, विद इन एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। हो सकता है कि कुछ फैसलों पे कुछ लोग उसके इख्तलाफ करते हो, कुछ लोग उससे अग्री करते हो, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल बड़ी कॉमन है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं। लेकिन ऐसा कोई मेजर पॉलिटिकल इख्तलाफ नहीं है विद इन एमक्यूएम जिससे हमें नुकसान जो पहुंचे। एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो तमाम एमक्यूएम के लोग हैं, उनके ऊपर फेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं उनके ऊपर। 100% साथ खड़े। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइए, अब आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस भी आ रहे हैं। अभी आपका, इससे पहले आप पीटीआई के साथ आपकी पार्टनरशिप थी, फिर आपने पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ गए। तो किस तरह देख रहे हैं अभी पीपल्स पार्टी के साथ जो रिलेशन हैं वो भी इतने स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे जितना अच्छा, आपके इसमें साथ मैं थोड़ी सी, वादा किया गया था थोड़ा सा मुख्तलिफ मैं चीज़ों में। इसमें आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम किसी किस्म की हुकूमत में नहीं है, हम उनके साथ किसी किस्म की शराकतदारी में नहीं है। हमारा एग्रीमेंट है पीडीएम के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में होते तो हमारे सूबाई वज़रा होते, हमारे पास सूबे की गवर्नमेंट में कोई हिस्सा होता और हमारे पास कोई मरात जो हम सिंध गवर्नमेंट से लेते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं, हम नून लीग के इत्तेहादी हैं, हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हमने जो मुआहिदा किया उसमें हमने 7-8 सीटें जो हमारी हैं, हमने कोई वजीर आला नहीं मांगा था जैसे दीगर पार्टियों ने मांगा है। ठीक है, हमने ठीक है, कराची भाई, के मैं लिए आपका सिर्फ जवाब सिर्फ देता हूँ। सिर्फ मेरा एक पॉइंट सुन लें। हमने कराची वालों के लिए 3 चीजें मांगी थी: प्रॉपर सेंसस, लॉफुल डिलिमिटेशन और आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन। डिटेल में लेता हूँ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मैं इस वक्त एक वाक़ये का जिक्र करना चाह रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ या कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है, उसके लिए प्रॉपर आपके पास वीज़ा, टिकट या कंफर्मेशन या आपके पास कोई ऑफ़र लेटर या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इसी किस्म की जो सफरी दस्तावेज़ात होती हैं वो होनी चाहिए, और उसकी बिना पे कोई भी शख्स दूसरे मुल्क जा सकता है। नहीं जा सकता तो वो एक मासूम 28 साल की लड़की नहीं जा सकती जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने नहीं जाने दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सना इरशाद मट्टो की, जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बेस्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट का अवार्ड जीता, और वो अपने अवार्ड लेने के लिए अमेरिका जाना चाह रही थी। उनके पास इन्विटेशन था, वीज़ा था, टिकट था, कंफर्मेशन थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन मई में जब वो जा रहे थे उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, सिर्फ इस बिना पे कि वो एक मुसलमान खातून थी, मुसलमान बच्ची थी। उसके बाद ये हुआ, लास्ट मंथ भी वो जाना चाह रही थी, उस वक्त भी उनके साथ यही सलूक किया गया। तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उनको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुक्काम ने रोक लिया और उनको नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वो एक सहाफ़ी थी। जहाँ इंडिया में तशद्दुद के वाक़यात आम हैं, जहाँ इंडिया में एक आम मुसलमान का जीना दूभर है, एक आम कश्मीरी का जीना दूभर है, वहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल मैंने आपको दी। जर्नलिस्ट का वहाँ जीना दूभर कर दिया गया है, और सिर्फ इस बिना पे कि अगर कोई मुसलमान है और वो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है जहाँ उन पे और ज़्यादा तशद्दुद और टॉर्चर किया जाता है, उन पे तरह तरह की पाबंदी लगाई जाती हैं। इस तरह की एक पाबंदी की मिसाल मैंने आपको दी जो सना इरशाद मट्टो की है, जिनको अमेरिका जाने से रोका गया। वो अपना अवार्ड लेने के लिए जाना चाह रही थी। पूरी दुनिया को उस पर नोटिस लेना चाहिए, यूएनओ को नोटिस लेना चाहिए, स्पेशली अमेरिका ने जो उनको बुला रहे थे, जो अमेरिकन हुक्काम, जो अमेरिका का कोई डिपार्टमेंट उनको बुला रहा था, उसको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए इंडिया के खिलाफ। इस वक्त हमारे दरमियान टेलीफोन लाइन पर एक सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान साहब मौजूद हैं।
मलिक सईद अवान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मलिक सईद साहब, राजा अनीस बात कर रहा हूँ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची से। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में बुलाया और एक मौका दिया कि मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार ठीक है मलिक सईद, आप बहुत सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। हमें ये बताइए, इस वक्त जो कल एक फैसला आया है इमरान खान साहब के खिलाफ, वट एवर जो भी आया, सही आया गलत आया, आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरह चेंज होने जा रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लोग क्या सोच रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर क्या सोच रहे हैं? आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। जी बिल्कुल राजी साहब, कल एक फैसला आया इलेक्शन कमीशन के लिए जाने से। हम उस फैसले पे बहस तो नहीं करते क्योंकि वो कानूनी मामला है और उस पर जो है वो अदालत में चले गए हैं तहरीक इंसाफ, और वहीं से जो है वो अब फैसला होगा कि आगे का लाएअमल क्या होना है। लेकिन एक चीज है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो कंफ्यूज था, और कल पीटीआई ने उस अपना एक इजलास किया और इसमें इसके कानूनी नुकात का जायजा लिया। और आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये फैसला आया तो जो पीटीआई है उसकी जाने से अपने कारकुनों को जो है वो ज्यादा पुरअमन रहने की अपील की, और ये भी कहा कि आप पुरअमन हैं और इस पे एहतजाज न करें, आप लॉन्ग मार्च का जो है उस पर फोकस करें और तैयारियां जो है वो लॉन्ग मार्च पे करें। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो कल अगर खान साहब ये पुरअमन रहने की कॉल ना देते तो फिर हालात मजीद पेचीदा हो सकते थे। अभी अगर जो है वो हुकूमत जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां तो अपनी तरफ से कर रही है। जब तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और फिर उसमें देखा जाएगा कि कितने लोग शरीक होते हैं। बात सियासी हलकों का ये भी कहना था कि कल अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता, और ये एक बड़ी उनकी सियासी गलती है जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पार्टी क़यादत की तरफ देखें तो उन्होंने कल जो है वो अदालत से रुजू करने का जो है ऐलान किया है, और अभी तक तो हालात ठीक हैं। अभी देखते हुए हैं कि आइंदा 5 हफ्ते इंतहाई है में सूरत हाल जो है वो लम्हा बलम्हा आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है, जिस पे आपकी भी नजर है। लेकिन अभी फिलहाल तो पुरअमन हालात रहने की उम्मीद है। जब तक अल्लाह ने चाहा तो हालात पुरअमन ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक सईद साहब हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे दरमियान जैसा कि मैंने बताया पहले से मौजूद हैं ताहा अहमद साहब। हमने बहुत सारी बातें की एमक्यूएम के हवाले से। ताहा भाई ये बताइए, जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है उसमें एमक्यूएम की कहाँ स्टैंडिंग है, क्या देख रहे हैं आप? एमक्यूएम कितनी सीटें जीतेगी? मेयर कराची के लिए एमक्यूएम तैयार है मेयर कराची बनने के लिए? उनका उम्मीदवार कोई है ऐसा जो मेयर कराची बन सके? देखें, एमक्यूएम की रिवायत रही है कि एमक्यूएम ने हमेशा एक अननोन चेहरा इंट्रोड्यूस किया है और वो उसने परफॉर्म किया है और वो उसने कराची को तब्दील किया है और फिर वो बड़ा नाम बना है मेयर बनने के बाद। एमक्यूएम इस दफ़ा भी सरप्राइज़ देगी और एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस करेगी, और हमें यकीन है इस बात का कि मेयर कराची हमारा ही आएगा अगर ये जो हल्का बंदी है, जिस तरह की जेरीमेंडरिंग की गई है कि एक यूनियन काउंसिल 30,000 पे बनाई हुई है और एक यूनियन काउंसिल 90,000 पे बनाई हुई है, तो कौन से कानून के तहत ये बनाई है, कौन से आइन के तहत ये बनाई है, और क्या ये इलेक्शन से प्री पोल रिगिंग नहीं है, इलेक्शन से पहले धांधली नहीं है कि आपने अपनी मर्जी के हल्के बना दिए। एक जहां जहां आपको लगता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा वहां आपने नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल चेयरमैन बढ़ाने के लिए यूसियां कर दी 30-30 हज़ार वोटर पे, और जहां पे आपको लगता है कि दूसरी जमात के लोग जीतेंगे वहां पे आपने 90-90 हज़ार पे यूनियन काउंसिल्स बना दी। और जबकि कानून आपका ये कहता है कि 10% से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले मैं बता रहा था कि हमारे 3 मुतालबात हैं। हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी थी पीडीएम से, हमने कोई ओहदा नहीं मांगा था, हमने कोई मनसब नहीं मांगा था। हमने 3 बातें की थी। एक ये था कि हमारे शहर की गिनती पूरी करें। जिस दिन हमारे शहर की गिनती पूरी होगी उसी गिनती के हिसाब से हमें रिसोर्स एलोकेशन की जाएगी। हमें पानी उतना दिया जाएगा, हमें बिजली उतनी दी जाएगी, हमें गैस उतनी दी जाएगी,
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से दिया जाएगा, हमारे डेवलपमेंट के पैसे उस हिसाब से दिए जाएंगे और उसी हिसाब से हमारी सीटें बनाएं। जिस दिन ये सही सेंसस हो गया, आप यकीन करिए कि यकीन जानिए इस बात का कि जिस दिन सही सेंसस और सही डिलिमिटेशन हो गई उस दिन वजीर आला अर्बन सिंध से होगा। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि डिलिमिटेशन को ठीक करें। ये जो अपनी मर्जी के हल्के किसी ड्राइंग रूम में बैठ के घर में बैठ के बना के दे दिए हैं और हम पे मुसल्लत कर दिए हैं, इनको सही करें। और तीसरा ये कि किसी भी जमात का मेयर आए उसके पास इख्तियारात होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो हमारे हक में आया है, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए हमारी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक अनपॉपुलर डिसीजन लेके पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। हम उसमें कोई अपने लिए कोई वजारत के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। भाई मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे दरमियान मौजूद है डॉक्टर शाहाब इमाम। शाहाब इमाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो शाहाब इमाम, शाहाब भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे क्या आपको आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा शाह भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस वक्त पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, पहले आप एमक्यू में थे, वो एक डिफरेंट बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त जो आप क्योंकि एक वकील हैं उस हवाले से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 63(1)P के तहत इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है। तो हम ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि 63(1)P के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है या इससे पहले किसी मेंबर को इस आर्टिकल के तहत डिसक्वालीफाइड किया गया है? इनकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। जी शाह भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब को नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)P के तहत किया गया, तो इससे पहले किसी और मेंबर कौमी असम्बली को इस आर्टिकल के तहत नाअहल किया गया या नहीं, ये बताइए हमें। जी शाह साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी शाह साहब, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब को नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन ने 63(1)P के तहत, तो पहले मुझे ये बताइए इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है या इससे पहले कितने मेंबरान हैं या कोई एक एग्जाम्पल ऐसी है कि जिसको किसी एक को इस आर्टिकल के तहत नाअहल किया गया हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेक्शन 137 के तहत इलेक्शन कमीशन ने उसको इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की है, वो दरअसल गलत है, कानूनी तौर पे इलीगल है और मैलाफाइड पे बेस है। इट इज अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान और इंतहाई जुल्म और ज्यादती ईसीपी ने की है, जिसको हम भरपूर तरीके से जो है उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो आर्टिकल 63(1)P के तहत किया है वो बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है और उन्होंने एक तो ईसीपी कोई अदालत नहीं है कि लोगों को इस तरह से वो डिस्क्वालीफाई कर सके और उसका बिल्कुल ही गलत वो है। और सेक्शन 137 का जो 4 है उसमें वो जो सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की वो बात करते हैं, तो उसका आपको जब जमा कोई आप करवाते हैं या कॉग्निजेंस लेते हैं तो उसका जो टाइम लिमिट है सब सेक्शन 4 में 137 के वो 120 डेज है, जो कि अप्रैल में खत्म हो चुके हैं। तो ये टाइम बार है, फास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, इस पे वो कर नहीं सकते। ये 120 डेज का जो पीरियड है वो फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। और किसी भी और अगर वो किसी और तहत कर सकते हैं, ईसीपी कोई एक्शन ले सकता है डी-सीट करने का, तो कन्विक्शन बाय सेशन कोर्ट है। तो क्या इमरान खान साहब किसी कोर्ट में कन्विक्ट हुए हैं? नहीं हुए, बिल्कुल कोई इस तरह की उनकी कोई कन्विक्शन नहीं है। टोटल ये बात गलत है। तीसरा ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोर्ट है या नहीं है? सर वो कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ है। शाह इमाम से हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। मैं ताहिमा साहब आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। आपने कहा था कि
एमक्यूएम इस पोजीशन में है कि वो जीत सकती है? और फिर आपने डीलिमिटेशन की बात की, तो सर अभी तो अगर आप ये कहते हैं दोबारा सेंसिस हो, डीलिमिटेशन, तो सर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सर जितना भी टाइम लगे, टाइम बचाने के चक्कर में हम पूरे प्रोसेस को गलत करके एक जाली मैंडेट मुसल्लत करके इस शहर को धोखा तो नहीं दे सकते। आप मुझे बताएं ना कि ये जो डीलिमिटेशन हुई है ये कौन से कानून के तहत हुई है, ठीक है, कौन से आइन के तहत हुई है, कैसे हो गया कि एक यूनियन काउंसिल की आबादी को आप 30,000 करते हैं, दूसरी यूनियन काउंसिल की आबादी को 90,000 करते हैं। तो जो आबादी 90,000 वोटर एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनाता है और एक 30,000 वोटर एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनाता है, तो क्या वो 90,000 वोटर और का भी एक चेयरमैन नुमाइंदगी कर रहा है और 30,000 वोटर की भी एक चेयरमैन नुमाइंदगी कर रहा है? तो क्या ये उन लोगों के वोट के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि जब मेयर के लिए 90,000 का नुमाइंदा वोट करेगा वो भी एक वोट गिना जाएगा और 30,000 का नुमाइंदा वोट करेगा तो वो भी एक वोट गिना जाएगा? और हमारा कानून मौजूद है जो कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहली डिमांड है हमारी कि हर इलेक्शन से पहले, लोकल गवर्नमेंट हो या जनरल इलेक्शन हो, आपको हल्का बंदियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, आपको सेंसस सही करने की जरूरत है। क्या कराची को कराची की आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाते हैं? ठीक है सर, मैं आपसे दोबारा ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त शाह इमाम साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह इमाम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए थे जी। जो फोर्थ पॉइंट है वो आर्टिकल 63(1)(p) का, कि इट कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन or can be solely used for disqualification. It comes into operation when disqualification arises from some other instrument of law. No disqualification existed before ECB. तो इस पे 63(1)(p) पे रिलायंस करना इट इज अ बेसलेस थिंग। ये कानूनी तौर पे बिल्कुल इलीगल है, इसकी कोई बेसिस नहीं है। और ये पहली हियरिंग पे जो परसों फिक्स हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी और मेंबर को भी पहले 63 नहीं, कभी नहीं हुआ इस तरह से, कोई कभी नहीं हुआ, एग्जाम्पल है? आज तक कोई मेंबर नहीं हुआ। ओके, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है? ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। फैसल वाडा साहब को किया है मगर उसके फैक्ट डिफरेंट है। ठीक है शाह इमाम, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैं था अहमद साहब, हम बात कर रहे थे हल्का बंदियों के हवाले से। आपने कहा कि इस तरह की हल्का बंदी की गई कि कुछ जगहों पर 30,000 वोटर, किस जगहों पर 90,000 वोटर। तो सर उसके लिए आपने क्या स्टैंड लिया, हम क्यों क्या स्टैंड ले रही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मुआहिदा हमने पीडीएम से किया है उस मुआहिदे को हमने पब्लिक किया है और उसमें ये 3 हमारे मेजर क्लॉजेज हैं। एक सेंसस, एक डिलिमिटेशन, एक आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन। उसमें ये हम नहीं कह रहे कि सिर्फ इख्तियारात एमक्यूएम के मेयर को मिलने चाहिए। लेट द बेस्ट मैन विन। जो पार्टी भी चाहे अपने कैंपेन करे, लोग उसको वोट दें, जिस पार्टी का भी मेयर आए। हम ये कहते हैं एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस शहर की जरूरत है। इस शहर के जो भी मेयर हो उसके पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो दीगर इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी ऐसे इदारे हैं जो मेयर के मातहत होते हैं वो होने चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। हाथ पांव डाल के आप किसी को फेंक देंगे समंदर में तो वो क्या तैरेगा? कोई भी आज बताए ना मुर्तजा वहाब साहब क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, जबकि वो तो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, लेकिन उनके पास भी वो इख्तियारात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इस शहर का मेयर आए वो बा इख्तियार मेयर हो और इस शहर में लोगों को डेवलप करके दिखाए। किसी पार्टी से आए, किसी भी पार्टी से आए। ये हमारे जो कानून हम पास करवाना चाहते हैं वो कोई एमक्यूएम स्पेसिफिक थोड़ी है। आपने ये देखा है कि एमक्यूएम की तारीख रही है कि जब आखिरी बल्दियाती निज़ाम जो एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम था उसमें एमक्यूएम ने ही इस शहर में काम किया है, ना उससे पहले कभी काम हुआ है ना उसके बाद कभी काम हुआ है। लेकिन उसके बाद बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह से चेंज किया गया, जिस तरह से इसमें खराबियां पैदा की गई, जिस तरह इदारे मेयर के पास से छीन लिए गए, उसके बाद तो कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। हमें अपनी अपनी जमातों से ऊपर आके कराची शहर की भलाई के लिए, कराची शहर के फ़ायदे के लिए सोचने की ज़रूरत है और हमें इन 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ की आबादी को पूरा करें, दूसरा यहाँ की हल्का बंदियों को दुरुस्त करें, तीसरा जो भी मेयर आए वो एम्पावर्ड मेयर आए। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी मेयर एम्पावर्ड है और किसी पार्टी से हो,
आपकी पॉलिसी की क्या स्टैंडिंग है? अवाम में आपकी रूट्स कितनी अभी स्ट्रांग है? अवाम के पास आप जाने के लिए तैयार हैं? अवाम आपको वेलकम करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे मजबूत तंजीमी ढांचा हमारा है। हमसे ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी का नहीं है। हमारे जो सेटअप है टाउन्स का और यूसीस का, जो हमारा तंजीमी सेटअप है, जैसे वो पहले यूनिट और सेक्टर होते थे, वो आज भी ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। हर गली मोहल्ले में हमारा सिस्टम मौजूद है, वो लोगों से कनेक्टेड हैं, हम लोगों के मसाइल से जुड़े हुए हैं। लोग हमारे दफ्तर रोज़ाना अपने मसाइल लेकर आते हैं, जो हमारे बस में होता है हम उनके मसाइल को हल भी करते हैं, वरना उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर अहमद साहब ज्वाइन करने का। अल्लाह करे हमारे लोगों के मसाइल हल हों, अल्लाह करे हमारे लोगों के मसाइल हल हों, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान। सबसे पहले पाकिस्तान। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।